काला धन, आप चैप्टर हम लोगों का अभी के लिए काला धन। काला शब्द को हम लोग निगेटिव लेते हैं ना, ठीक है। काला धन और काला चरित्र, काला रंग, ये रंग भेद है। काला धन, कोई भी चीज दिखता क्यों है, पहले परिभाषा पर बात करते हैं। कोई भी चीज दिखता क्यों है, किसको, किस रंग को रिफ्लेक्ट करता है, वैसा ही वो दिखता है। जब नहीं, जो नहीं दिखता है वो क्या करता है, जो नहीं दिखता है वो रिफ्लेक्ट करता है। काला रंग क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यस सर, नहीं करता है, ठीक है, इसलिए वो काला दिखता नहीं है। तो सरकार की नजर में जो दिखता नहीं है वही क्या हो गया, काला धन, ठीक है। जो गैर कानूनी तरीके से अर्जित किया जाता है, कर वंचना की जाती है, टैक्स चोरी की जाती है, करारोपण के नियमों का उल्लंघन करते हुए अर्जित किया जाता है, ऐसे धन को क्या कहते हैं, काला धन। जो चीज दिखता है सब अपना प्रकाश रिफ्लेक्ट कर देता है, सब रंग रिफ्लेक्ट कर देता है, वो क्या हो जाता है, सफेद। आसानी से देख लीजिए, एकदम ओपन है, काला में कुछ दिखता नहीं है। वही सरकार के नजर में, सरकारी सिस्टम की नजर में, के नजर से बचते हुए, यानी करारोपण के नियमों का पालन नहीं करते हुए, करारोपण के नियमों का उल्लंघन करते हुए, अवैध तरीके से, अज्ञात स्रोतों से, गैर कानूनी तरीके से अर्जित धन को, आय को, संपत्ति को क्या कहते हैं, क्लियर हुआ क्या, काला धन किसे कहते हैं। जोर से बोलिए। देखिए, गैर कानूनी तरीके से अर्जित, या अलेखांकित, गैर कानूनी तरीके से अर्जित या अलेखांकित, जिसका लेखा जोखा सरकार की नजर में नहीं है, या करारोपण के नियमों का उल्लंघन करते हुए अर्जित धन, जिनके स्रोत अज्ञात हो, अज्ञात हो, अघोषित हो, उसे काला धन कहा जाता है।
उसे काला धन कहा जाता है। यानी काला धन जो है वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी की तरह है, भूमिगत अर्थव्यवस्था की तरह, जो दिखता नहीं है। लेकिन विश्लेषक ये कहते हैं ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी ही नहीं है, ये पैरेलल इकोनॉमी है, हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, काला धन वाले या काला धन कहीं भी किसी भी क्षेत्र को प्रभावित कर देता है। प्रभावित करता है। रियल एस्टेट को की कीमत कौन बढ़ा देता है? काला धन। जिसके पास काला धन है, आप 5 लाख दीजिएगा, वो 25 लाख देगा। अवैध तरीके से, घोषित तरीके से नहीं, दिखाएगा कि 5 लाख ही दिए हैं। ठीक है, तो प्रभावित करता है काला धन, इसलिए इसको कहा गया पैरेलल इकोनॉमी का रूप ले लिया है। ये हर चीज में काला धन का पैसा लगा हुआ है, तो दिखता नहीं है, सरकार को देखने नहीं दिया जाता, सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, पैराचेंज। आरंभ में इसकी पहचान भूमिगत अर्थव्यवस्था, ब्रैकेट में लिखिएगा अंडरग्राउंड इकोनॉमी, के रूप में की गई। किंतु आज इसका आकार इतना विस्तृत हो चुका है, आकार इतना विस्तृत हो चुका है कि इसने सामान्य अर्थव्यवस्था के समानांतर चलने वाली वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का रूप धारण कर लिया है। इसलिए इसे समानांतर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अर्थात ब्लैक मनी व्हाइट मनी के समानांतर चलती है। ब्लैक मनी व्हाइट मनी के समानांतर चलती है। कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि काला धन की मात्रा जीडीपी से भी अधिक हो चुकी है, देश की जीडीपी से भी अधिक हो चुकी है। अब ये काला धन से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो परिभाषा दिया ना, इंट्रोडक्शन। अब किस किस क्षेत्र में काला धन का प्रभाव है, या और कौन सा क्षेत्र काला धन से प्रभावित है, या कहां कहां काला धन छिपा हुआ है। पहला,
अच्छा एक मिनट, इसको पैरेलल इकोनॉमी कहा गया, क्या कहा गया? पैरेलल। इसको होस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। होस्ट, होस्ट मतलब शैडो इकोनॉमी, ये सब वर्ड भी है। तो प्रभावित क्षेत्र, पहला तो हो गया रियल एस्टेट, फिक्की, फिक्की जानते हैं ना? हाँ, उद्योगों का संघ। फिक्की ने अपने अनुसंधान में बताया है कि रियल एस्टेट इज द लार्जेस्ट पार्किंग साइट, रियल एस्टेट इज द लार्जेस्ट पार्किंग प्लेस ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया। क्या कहा है? रियल एस्टेट is the largest parking place, is the largest, सबसे ज्यादा काला धन यही छुपा हुआ है, पार्किंग प्लेस ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया। जमीन में, फ्लैट में, बहुत जगह लगा हुआ है, सबसे ज्यादा पैसा। मॉल, रिजॉर्ट, रियल एस्टेट हो गया। उसके बाद ज्वेलरी, ज्वेलरी, गहना, अब इस क्षेत्र में क्या होता है? लेन देन, अधिकांश लेन देन किस में होता है? कच्चा, जिसका रिसीट देखा जोखा नहीं होता है, ठीक है। और तस्करी भी होता है, तस्करी भी होता है ना, जिसका तस्करी होता है उसका रिपोर्टिंग नहीं होता है, या फिर जमीन के नीचे सोना का ईंट बना के रख दिया। समझ आई बात? देखिए, सोना, हीरा से संबंधित कारोबार में नकदी लेन देन अधिक प्रचलित होता है। नकदी, कैश लेन देन अधिक होता है। तस्करी के कारण, हाँ, तस्करी के कारण इस क्षेत्र का बड़ा भाग इस क्षेत्र में जो लेन देन होता है उसका बड़ा भाग रिपोर्टिंग से बाहर हो जाता है।
हो गया। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तु। अब कहेगा सर यहां पर कालाधन कहा है। बहुत सारी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जो नकली होती है, उसका रिपोर्टिंग काउंटरफिट गुड उसको कहता है। क्या कहता है? काउंटरफिट गुड्स। और ई कॉमर्स से जुड़ी जो कंपनियां हैं, आपको कैश ऑन डिलीवरी देती है? नहीं देती है? ऑप्शन देती है? कैश ऑन डिलीवरी ब्लैक मनी को छिपाने का एक तरीका नहीं हो गया? हुआ कि नहीं? चलिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया तो ट्रांसपेरेंट होगा ना, कितना गया आया। इसमें क्या किया? तो क्या किए? कैश दिए, दिखेगा ही नहीं। देखिए, खोजने पर तो सरकार खोज ही लेगी कि बिका कहां से, दिया कौन, लेकिन तत्काल ध्यान में नहीं आता है, आपके ट्रांजेक्शन में वो नहीं आएगा, ऑनलाइन वो नहीं करेगा। देखिए, भारत में बड़े पैमाने पर काउंटरफिट काउंटरफिट गुड्स मतलब नकली वस्तुओं का उत्पादन होता है। जिसके कारण सरकार को कर राजस्व की हानि होती है। ई पहला चेंज उसी में, ई कॉमर्स से जुड़ी कंपनियां कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प देकर काले धन को बढ़ावा देती है। का विकल्प देकर काले धन को बढ़ावा देती है। होटल और हॉस्पिटेबिलिटी होटल्स एंड हॉस्पिटलिटी होटल्स एंड हॉस्पिटेबिलिटी सॉरी, हाँ पर्यटन से जुड़ा हुआ होटल्स, देख लिए इसमें भी बहुत सारा पैसा जो होता है उसकी रिपोर्टिंग नहीं रहती है। हॉस्पिटलिटी ठीक है, होटल्स एंड हॉस्पिटलिटी। बेटिंग, बेटिंग कहा था घुड़दौड़, घुड़दौड़ देखते हैं, उसमें भी पैसा लगा होता है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। लोग आपस में मेरा घोड़ा मेरा घोड़ा मेरा घोड़ा, कितना लगाया कितना लगाया, तो आपस में बात करके सरकार की नजर से बाहर लेन देन होता है। बेटिंग मतलब घुड़दौड़। देखिए, ये तो लिख लिए होटल्स एंड हॉस्पिटलिटी। घुड़दौड़ या बेटिंग
बेटिंग मतलब क्या हुआ? घुड़दौड़ में दांव लगाना या शर्त लगाना, मेरा घोड़ा जीतेगा। लिख लिए? और एजुकेशन, बहुत पैसा है। हेल्थ, एनजीओ, ट्रस्ट, ये सब काला धन से प्रभावित क्षेत्र है, या इन सभी के कारण काला धन को बढ़ावा मिलता है। क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ते हैं काला धन। भारत में काला धन बढ़ने के क्या कारण? हाँ, कुछ बोल रहे थे कोई? हाँ, फिल्मों में भी होता है, बहुत जगह है। ठीक है, मंदिर मस्जिद भी काला धन का है। भारत में काला धन बढ़ने के कारण, सरकारी क्षेत्र, वहाँ काला धन है, बहुत है। तो सरकारी पद का निजी लाभ के लिए जब दुरुपयोग होता है, निजी लाभ के लिए मतलब आपका काम कर देंगे, हम अपने ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी के बदले सरकार वेतन देती है ना, लेकिन वेतन के अतिरिक्त जनता से जो पैसा लेते हैं सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, ठीक है, या किसी भी तरह वेतन से अतिरिक्त इलीगल जो पैसा लेते हैं काम करने के एवज में, वह क्या हो गया? काला धन। ठीक है, सही काम करवाइएगा उसके लिए भी पैसा चाहिए। गलत काम अगर करवा रहे तब तो ज्यादा पैसा लगेगा ही, सही काम को सही तरीके से करवाने के लिए भी पैसा। तो ये हुआ भ्रष्टाचार। क्या हुआ? एक बड़ा कारण क्या है? भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार जगह जगह काला धन को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार का की परिभाषा क्या हुई? टू यूज पब्लिक ऑफिस और प्राइवेट गेन, निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार कहलाता है। निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार कहलाता है। एवं इस प्रकार अर्जित धन को काला धन कहा जाता है। और भारत में सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर व्याप्त है। लिखिए, अब पहले जो था अर्थव्यवस्था में लेन देन होता था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जब होती थी तो काला धन छिपाना बड़ा मुश्किल था। वस्तु को छिपाइएगा,
कितना कोठार बनाइएगा, धान छिपाइएगा, गेहूं छिपाइएगा, मिठाई छिपाइएगा, कितना चीज पाइएगा। लेकिन जब मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था आ गई, करेंसी सिस्टम चला, तब क्या हो गया, आसान हो गया छिपाना। ठीक है, अब पुनः ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा करप्शन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अलग तरह का करप्शन बढ़ गया है। ऑनलाइन में क्या डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया पार खाता से हैकिंग के द्वारा। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था ने ये काला धन को बढ़ावा दिया है। मुद्रा अर्थव्यवस्था, दूसरा मुद्रा अर्थव्यवस्था, काला धन को बाहर निकालने के लिए भारत में प्रयोग किया गया नोटबंदी का। है? पहले 2016 में 500 और 1000 बंद किया गया, 2023 में 2000 का नोट बंद किया गया, इससे पहले भी हुआ था। तो लिखिए मुद्रा अर्थव्यवस्था, लिखिए ना, डैश देके लिखिए। इसके कारण अवैध तरीके से अर्जित धन का संचय करने में सुविधा होती है। लिख लिए, काला कालाधन छुपाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, सॉरी संचय करने में सुविधा होती है, जिससे कालाधन जमा करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा, अर्थव्यवस्था का नियंत्रणकारी स्वरूप। अगर मान लीजिए आप कमाते हैं, घर में जो युवा हैं कमा रहे हैं और पिताजी उन पर कठोर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है, कितना कमा रहे हो सब जमा कर दो, एकदम पहले नजर में रहना चाहिए, क्या क्या करते हो, कितना पैसा आया तुम्हारे पास, हिसाब किताब डेली देना है। तो धीरे धीरे जितना ज्यादा कंट्रोल होगा ना वहां धीरे धीरे संबंध बिगड़ना शुरू हो जाता है। कैसे बिगड़ता है, पहले आराम से, पहले धीरे, मतलब लोग क्या करते हैं, अपना आय बताने से डरते हैं, या डरते नहीं, छिपाते हैं। तो अगर कमाएंगे 1 लाख तो कहेंगे हम 50,000 ही आया है, 25,000 आया है, छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो जब इकोनॉमी में इकोनॉमी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगती है गवर्नमेंट, तो लोगों की आदत हो जाती है क्या, छिपाने की, सरकार के नजर से बचाने की। सरकार को नहीं बताती है आम जनता कि हम कितना कमा रहे हैं, तो काला धन की प्रवृत्ति बढ़ती है। हमारे देश में ऐसा था, जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुभव के कारण, ठीक है, अर्थव्यवस्था पर कठोर नियंत्रण थोप दिया गया था। देखिए, सरकार की अधिकाधिक नियंत्रणकारी व्यवस्था के कारण धन को छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। सरकार की अधिकाधिक नियंत्रणकारी नीति के कारण धन को छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जिससे काला धन की मात्रा में वृद्धि होती है।
अब अगर मान लीजिए 100 रुपया आप कमाते हैं और आपके कमाई पर सरकार अगर 50% टैक्स ले, 60% ले, तब क्या कहिएगा सरकार को? आप 100 रुपया नहीं कमाते हैं, 25 रुपया कमाते हैं, नहीं समझ आई बात? तो करारोपण प्रणाली की विसंगतियां होती है। कर दर अगर ऊंचा हो या कर जमा करने का तरीका काफी जटिल हो तो लोग अवॉइड करते, छोड़ो कौन जाएगा पचरा में, सब मजे में नहीं आता है फॉर्म में क्या लिखा है नहीं लिखा, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का सहारा लेना पड़ा। और अगर सरल हो तो लोग आसानी से कर देते हैं। ठीक है, तो करारोपण प्रणाली की विसंगति क्या हुई? अगर कर की दर काफी ऊंची हो, अलग अलग तरह का एक ही वस्तु पर कर लगता हो, कर को जमा करने की प्रणाली काफी जटिल हो, कठिन हो, ठीक है, तो वो होता है। और कर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार। आप टैक्स चुकाना चाहते हैं और टैक्स चोरी करते हैं या चुकाना चाहते हैं, मान लीजिए 25 लाख टैक्स चुकाना चाहते हैं, तो हो सकता है किसी टैक्स ऑफिसर का फोन आए, वो कहे 25 लाख की बजाय आप 5 लाख जमा कीजिए, बचेगा आपका 20 लाख, उससे 5 लाख हमको दे दीजिएगा, 10 लाख जमा किए आप और 15 लाख आपका बच गया। वो तरीके भी आपको बता देगा, या बहुत लोग बता देते हैं। ठीक है, तो कर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार। ठीक है, देखिए करारोपण प्रणाली की विसंगतियां। करारोपण प्रणाली की संगतियां। टैक्स से जुड़ा हुआ जो डिपार्टमेंट होता है बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि जाने अनजाने टैक्स चोरी सभी लोगों से हो जाती है। तो उसके जद में जो एक बार आया, उसका छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टैक्स ऑफिसर से लोग बहुत डरते हैं। समझ आई बात? तो लिखिए करारोपण प्रणाली की विसंगतियां क्या क्या विसंगतियां रहती है? कर की ऐसे देख लिखिए, कर की ऊंची दरें, कर की विविधता, कर जमा प्रणाली का कठिन होना, कर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार आदि से कर वंचना को प्रोत्साहन मिलता है। कर वंचना को प्रोत्साहन मिलता है। अब कभी कभी होता क्या है कि कर चोरी पकड़े जाने पर सुनिए इधर, कर चोरी किया आप 1 करोड़ का 1 साल में, पकड़े गए, दंड मिला आपको 25 लाख, तो हर बार चोरी कीजिएगा? नहीं समझे? कर वंचना या कर चोरी पे संलिप्त पाए जाने के कारण जो दंड मिलता है, अगर उससे अधिक लाभ मिलता है कर वंचना से, तो भी कर वंचना को प्रोत्साहन मिलता है। इस बात को समझे? आप सोचिएगा,
बहुत लोग लेकिन टैक्स पेयर ईमानदार होते हैं, हमको ऐसा लाभ नहीं चाहिए इलीगल गैर कानूनी, लेकिन बहुत लोग कर चोरी करते हैं, पकड़े जाने पर क्या होगा, 25 लाख दे देंगे, 1 करोड़ तो बचा। समझ में आई बात। और ऐसा करने वाले जो करते हैं बार बार, तो ईमानदार करदाता जो है वो भी धीरे धीरे सोचता है बेकार, हम बेवकूफ हैं, हम भी वही करें। ठीक है, तो सरकार को दोहरी हानि होती है। कभी कभी सरकार ये स्कीम निकालती है कि जितना आपके पास ब्लैक मनी है उसका 45%, 35% हमको दे दीजिए, सारा ब्लैक मनी आपका व्हाइट मनी हो गया। तो जो बेईमान करदाता होता है वो इंतजार करता है कर चोरी करेगी, सरकार स्कीम निकालेगी। सरकार मजबूर होकर कभी कभी स्कीम निकालती है इस तरह का, बस जितना ब्लैक मनी है सब बता दिया, व्हाइट बना लिया। तब जो ईमानदार करदाता देते आ रहा था उसको उसके पास जाके कहेगा देखो इतना हम बचा है, बेवकूफे न थे तुम, हर साल जमा करते जा रहे हो। समझ आई बात। तो ऐसा स्कीम होता भी है, कई बार सरकार ऐसा स्कीम निकालती है। जब सरकार देखती है कि ब्लैक मनी बहुत हो गया है, सोचती है सरकार के पास पैसा की कमी हो जाए, या सरकार चाहती है ब्लैक मनी निकालना, तो यही उपाय करती है कि आपको के पास जितना है लाइए, 100 में 35 हमको दीजिए, 45 दीजिए, बाकी आपका व्हाइट मनी हो गया। उस पर कोई पूछा नहीं जाएगा कि कहाँ से आए, चोरी करके लाए कि डकैती करके लाए, पूछा नहीं जाएगा। समझ आई बात। हालांकि सरकार फंसाना चाहे आपको तो बहुत तरीका है, स्कीम निकालने के बाद भी फंसा सकती है, बहुत कानून है, बहुत नियम उपनियम ढेर सारा है। तो क्या लिखे, कर वंचना को प्रोत्साहन मिलता है। चलिए आगे बढ़िए। एक था राजा, वो एक हाथी लाया, बढ़िया हाथी, और उसको हाथी को के देख रेख के लिए एक महावत रखा और एक और रखा। ठीक है, तो सरकार राजा उसको पैसा देता था हाथी को खिलाने पिलाने के लिए, महावत वो देख रेख करने वाला जो था, जो खिलाने वाला, आपस में बांट लेता था, फिर भी हाथी को खिलाता था। तो एक दिन राजा निरीक्षण किया तो देखा हाथी का स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं है। तो मंत्री जी बोले कि हुजूर एक 2 आदमी और बढ़ा दीजिए, देख रेख ठीक से होगा। 2 आदमी और बढ़ा दिया। अब फंड अलॉटमेंट उतना ही है, तो अब वो फंड बट गया कितना में, 4 में, हाथी को और कम मिलने लगा। फिर क्या किया, मंत्री निरीक्षण किया, राजा भी नहीं तो कम होते जा रहा है, हुजूर 2 और बढ़ा दीजिए। अब क्या हो गया, के भाग में। इस तरह एक स्थिति ऐसी आई कि हाथी को मिलना ही बंद हो गया। समझ में आई। तो चलिए, करारोपण प्रणाली की विसंगतियां ये लिख लिया ना। उसके बाद देखिए हमारे यहां आजादी के बाद से अभी तक देखा गया कि भ्रष्ट ऑफिसर्स बहुत है, भ्रष्ट अधिकारी। सभी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं ये मत सोचिएगा, ईमानदार भी होते हैं भ्रष्ट अधिकारी, लेकिन एक नेक्सस है समाज में बना हुआ, हर एक शहर में हर एक जगह भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट व्यापारी, भ्रष्ट उद्योगपति, भ्रष्ट पूंजीपति और भ्रष्ट ये भूमिपतियों और स्थानीय दबंग लोगों का नेक्सस रहता है। यही दबंग लोग जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, काला धन को बढ़ावा देता है। ये कुछ भी करेगा, आप कहाँ जाइएगा, पुलिस के पास, पुलिस उस नेक्सस में शामिल है, पुलिस उस नेक्सस में। आप जाइएगा कोर्ट, कोर्ट में वकील भी उस नेक्सस में है। आप जाइएगा अपने एमपी एमएलए के पास, वो भी उस नेक्सस में है। अब कहाँ जाइएगा, मीडिया में, मीडिया में भी मीडिया हाउस जो है वो उस नेक्सस में है।
कहाँ जाइएगा? भगवान के पास, वहां भी समझे? तो ये जो नेक्सस है ठीक से देश को चलने ही नहीं दे रहा है। तमाम समस्याएं जो है मुंह बाए खड़ी है, जबकि आजादी के 70 साल बाद 70 साल से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन न गरीबी मिट रही, न भूखमरी मिट रही है, न बेकारी मिट रही है। हाँ, आंकड़ों से बाजीगरी सरकार करती है, लेकिन जमीन पर स्थिति जितनी बदलनी चाहिए उतनी बदलती नहीं है। चलिए, तो वो नेक्सस जो है, जो हर एक समस्या का जड़ है, उस नेक्सस की बात करते हैं। 5वां पॉइंट, भ्रष्ट व्यापारियों, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, भूमिपतियों, राजनीतिज्ञों, राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक पदाधिकारियों, कहीं भी बंगाल हो या मणिपुर हो, महिलाओं के या कोई भी कमजोर वर्ग है उसके विरुद्ध जो दुर्व्यवहार होता है और दुर्व्यवहार करने वाले होते हैं, तो आप ये समझिए जो करने वाले हैं उसमें हिम्मत इतना कैसे आ गया? समझ में आ रही बात? हिम्मत इतनी कहां से जुटा लाता है, वो भी पुलिस के समक्ष, कहीं ना कहीं। और इतनी भीड़ कैसे जुट जाती है? भीड़ को भी लगता है और दुर्व्यवहार करने वाले को भी लगता है कि हमारा बाल बाका करने वाला कोई नहीं है। जब ये मन में आ जाता है कि कोई नहीं है, तभी ये स्थिति उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य क्या? मेरा ये किसी पार्टी से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक दल से कोई न बैर है न कुछ लगाव है, ठीक है। निष्पक्ष हम एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे बंगाल हो, कश्मीर हो, मणिपुर हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, बिहार हो, जब सत्ता का संरक्षण मिलता है एंटी सोशल एलिमेंट को, तभी वो एंटी सोशल एलिमेंट ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम देता है। नहीं तो हिम्मत हो गई कैसे निर्वस्त्र करके और उसके साथ दुष्कर्म करके घुमाने की? आप सोचिए ना, आप सोचिए, खुद आपका हिम्मत हो सकता है, छेड़छाड़ करने का हिम्मत नहीं होता है, और वो कहां तक चला जाता है, कितना घिनौना हरकत पर उतर आता है, कितनी कुत्सित वासना रहती है अंदर में जो सामने। तो कहीं ना कहीं उसको क्या संरक्षण का ये रहता है कि मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं लेगा, ठीक है। तो कभी कभी जब आप आग को संरक्षण दीजिएगा तो वो क्या करेगा? वो जलाएगा ही। आग को आंचल दीजिएगा तो सबसे पहले वो किसको क्या करेगा? वो आंचल को ही जलाता है। बदनाम सबसे ज्यादा कौन होती है? सरकार ही होती है। सत्ता में जो लोग होते हैं वही, क्योंकि उन्हीं के तले, उन्हीं के संरक्षण में ये इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। चलिए, भ्रष्ट गठजोड़ के बाद लिखिए, यह क्या लिखे थे? प्रशासनिक पदाधिकारियों, स्थानीय दबंग लोगों के बीच गठजोड़ भ्रष्टाचार और कालाधन की समस्या का एक बड़ा कारण है। कालाधन की समस्या का एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट, नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली।
देखिए, इसके कारण हवाला कारोबार को प्रोत्साहन मिला। इसके कारण हवाला कारोबार को प्रोत्साहन मिला, जिसके जरिए विदेश का काला धन भारत में और भारत का काला धन विदेश में आने जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मादक पदार्थों, हथियारों, नेक्स्ट पॉइंट। मादक पदार्थ समझते हैं, ड्रग्स ज्यादा समझते होंगे। हथियारों की तस्करी, मानव व्यापार, आतंकवाद, ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काला धन की समस्या को गंभीरता प्रदान किया है, वो गंभीर बनाया है। गंभीर बनाया है और इसकी पृष्ठभूमि में काला धन का आकार इतना बढ़ता गया कि इसने समानांतर अर्थव्यवस्था का रूप धारण कर लिया। देख लिए, चुनाव प्रणाली में व्याप्त त्रुटियां, चुनाव प्रणाली में व्याप्त त्रुटियां, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को काला धन उपलब्ध कराया जाता है और सरकार बनने के बाद काला धन उपलब्ध कराने वाले को संरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट, उपभोक्तावादी जीवन शैली,
इसका मतलब ये हुआ कि आप जीवन में अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं वस्तुओं का, सेवाओं का। तो इस क्रम में अगर आपके जो ईमानदार स्रोतों से मिल रहा है, ईमानदारी से इनकम, उससे अगर भोग नहीं मतलब जितना चाहते हैं उतना भोग नहीं पा रहे, उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? अवैध स्रोतों से अर्जित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उपभोक्तावादी मनोवृत्ति जो है वह भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार और काला धन तक ले जाती है। ठीक है, लिखिए, उपभोक्तावादी यानी अधिक से अधिक वस्तुओं एवं सुविधाओं का उपभोग करने की मानसिकता और प्रवृत्ति से भी काला धन को प्रोत्साहन मिलता है। लिख लिए, काला धन को प्रोत्साहन मिलता है। अब काला धन से समस्याएं क्या उत्पन्न होती? काला धन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, किसको नुकसान होता है? सरकार को। देखिए, सार्वजनिक या सरकारी राजस्व में कमी आती है। इससे राजकोषीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है। और ये काला धन वाले क्या करते हैं? महंगाई डिमांड करते हैं ना, पैसा पुष्ट रहता है, महंगाई को हटा। देखिए, महंगाई की समस्या उत्पन्न होती है। हाँ, अब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिलती है। नहीं समझे? क्योंकि छुपाया जाता है ना। और आरबीआई जो मौद्रिक नीति लागू करती है वो भी फेल हो जाता है। क्यों? आरबीआई के पास तो आंकड़ा जितना रहता है उसी से ना, लेकिन उससे अलग जो दिख नहीं रहा है, होस्ट के रूप में है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति विफल हो जाएगी। समझ भाई बात? आप जो दिख रहा है उसी को ना मारिएगा, और जो नहीं दिख रहा है वो भी आपके आगे पीछे है। समझ आई बात? तो वो तो नहीं दिखेगा, वो आपको मार देगा। लिखिए, अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी ना मिलने के कारण आरबीआई की मौद्रिक नीति भी निष्प्रभावी होने लगती है। अब काला धन कहां छिपा रहता है? सोना में, चांदी में, जमीन में, जिसका कारोबार नहीं होता है। उससे ग्रोथ रेट होता है, बढ़ता है?
ग्रोथ रेट बढ़ता है नहीं, इन्वेस्टमेंट होता है उसका, वो तो फ्रीज है ना, समझ में आई बात, इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो काला धन के कारण क्या होता है, पूंजी की उपलब्धता पर नकारात्मक असर पड़ता है। नेक्स्ट, पूंजी की उपलब्धता पर नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि काला धन का निवेश सामान्यतः अचल संपत्तियों में किया जाता है। गोल्ड, लैंड, सबसे ज्यादा जमीन और सोना में, अचल संपत्तियों में किया जाता है, जिससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया और नकारात्मक असर पड़ता है। आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है। और काला धन का एक बड़ा हिस्सा विदेश चला जाता है, तो उस देश को उसका लाभ नहीं मिलता है जिस देश में वह काला धन, हाँ देखिए, काले धन का एक बड़ा हिस्सा, इसको धन का निष्कासन भी कह सकते हैं, काले धन का बड़ा हिस्सा देश के बाहर चला जाता है, जिससे धन के निष्कासन को बढ़ावा मिलता है। और चुनाव प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली को काला धन प्रभावित करता है। सरकार बनाने गिराने, एमएलए एमपी की हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग समझते होंगे, राज्यसभा विधान परिषद में या टिकट, कैश फॉर क्वेश्चन, कैश फॉर वोट, कैश फॉर टिकट वगैरह वगैरह। तो राजनीति और चुनाव प्रणाली दोनों को काला धन नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जहां ब्लैक मनी रहती है, ठीक है, तो समाज में विषमता को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक आर्थिक विषमता। ठीक है, और जब पैसा रहेगा, अवैध स्रोत से कमाई आती रहेगी, ढेर आएगा, क्या होगा, हाँ, उच्छृंखल, उपभोक्तावादी, उच्छृंखल और नियंत्रित। फाइन देंगे लेकिन लहरिया कट, समझ भाई बात। उच्छृंखल, अनियंत्रित, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, उपभोक्तावादी मानसिकता, उच्छृंखल, अनियंत्रित, उच्छृंखल, अनुशासनहीनता बढ़ती है, अनियंत्रित, उच्छृंखल,
उपभोक्तावादी मानसिकता या उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। मिर्जापुर नहीं देखे, उससे मुन्ना भैया है, देखे ना, अब समझ गए ना श्रृंखल। ठीक है, अब चलिए समाधान, सुझाव और सरकारी प्रयास एक ही में दे देते हैं। सरकारी प्रयास, देखिए पहला, वही जो तभी बोल रहे थे, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक आय घोषणा, वॉलंटरी वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, डिस्क्लोजर ऑफ इनकम आय घोषणा। अब इसमें क्या होता है कि आप पूरा कर चुकाने की जरूरत नहीं है, जितना आपके पास काला धन है एक निश्चित प्रतिशत सरकार को दे दीजिए, सारा काला धन सफेद धन हो गया। समझ आई बात? आपके आय का स्रोत पूछा नहीं जाएगा। लिखिए, इसके तहत कुछ शर्तों के साथ काला धन को सफेद धन बना दिया जाता है। हालांकि इससे क्या होता है बताए थे, ईमानदार करदाता जो हैं वो डिस्करेज होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, बेकार हम बेवकूफ बन गए। इसके तहत कुछ शर्तों के साथ काला धन को सफेद धन बना दिया जाता है। लेकिन अथी ये ब्रैकेट में लिख दीजिए, लेकिन इससे कर न चुकाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। कैसे मिलता है वो समझ गए ना? सरकार ये घोषणा की है, करती रहती है सरकार, ठीक है। और दूसरा ये कर सुधार, इसके तहत लिखिए, करारोपण, करारोपण के क्षेत्र में कई तरह के सुधार किए जाते रहे हैं। जैसे कर दरों को युक्ति संगत बनाना,
कर दरों को युक्ति से, मतलब इतना कर दर रखिए कि करदाता कर चुकाने से हिचके नहीं, वो ईमानदारी से कर दे दे। कर दरों को युक्ति संगत बनाना, कर ढांचे का सरलीकरण, कर ढांचे का सरलीकरण, कर ढांचे, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जहां से पैसा आपको मिल रहा है वहीं से टैक्स काट लिया, अब चुकाने की आपको जरूरत नहीं है टैक्स, वही सरकार आपके वेतन से ले लिया। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की संकल्पना को लागू करना। बहुत बार सरकार ये लगाती है सीटीटी, कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, पैसा निकालते वक्त कुछ परसेंट ले लेती है। सीटीटी कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी भी लगाती है कई बार, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, और एक होता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, एफबीटी, ये भी लगाती है। कभी कंपनी अपने कर्मचारियों को जो अतिरिक्त सुविधा देती है ना, उस पर टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज, फ्रिंज FRING, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। हमारे यहाँ फेड़ा की जगह, फेड़ा की जगह फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह FEMA लाया गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लाया गया। विदेशी विनिमय के क्रम में जो काला धन बनता था उसको नियंत्रित करने के लिए। रुपये को काफी हद तक परिवर्तनीय बनाया गया है। देखिए, रुपये को काफी हद तक परिवर्तनीय बनाया गया है, कन्वर्टिबिलिटी उसकी बढ़ाई गई है। चालू खाता और पूंजी खाता पर होता है ना परिवर्तनीयता, रुपये को काफी हद तक परिवर्तनीय, कन्वर्टेबल बनाया गया है। मामला, मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी बनाया गया। तो पॉलिटी पढ़ाने के दौरान खूब बढ़िया से पढ़ाई थी ये, PMLA मामला बनाया गया और इसे समय समय पर कठोर किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? काला धन को हाँ उजला करना, अलग उजला उजला करना, ठीक है। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट भी बनाया गया है।
और जो लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं सरकार का, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, इन सब के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम बनाया गया है। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम बनाया गया है। जीएसटी अधिनियम 2017। अस्तित्व में लाया गया है। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम जो है ना, वह 2018 का है। चुनावी खर्च सीमा को समय समय पर बढ़ाया गया है। लिख लिए? भ्रष्टाचार निरोधक, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, निरोधक अधिनियम के द्वारा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का प्रयास। नेक्स्ट, भारत ने कई देशों के साथ दोहरा कराधान अपवंचन समझौता भी किया है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दोहरा कराधान अपवंचन समझौता क्या है? और वैश्विक स्तर पर काला धन को कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, भारत उसका सदस्य है। वैश्विक स्तर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य भारत भी है। हाँ, अब देखिए काला धन से निपटने वाली जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन है। डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो संस्थाएं काला धन को नियंत्रित करती है या काला धन कमाने वालों को पकड़ने का प्रयास करती है, वो है आपको ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑन डायरेक्ट टैक्स। ईडी बहुत फेमस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको बिहार में कुछ लोगों ने कहा एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। ईडी हो गया। आईटी को, आईटी भी है, या सीबीडीटी लिखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑन डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड। वित्तीय खुफिया इकाई, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वित्तीय खुफिया इकाई।
खुफिया इकाई, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। सीबीआई है, जानते ही हैं। एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं। बिहार में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, आर्थिक अपराध इकाई। जो रिश्वत लेने वालों पर शिकंजा कसती है, नाम सुने होंगे। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट। और एक जो छोड़ रहे थे, नोटबंदी। नोटबंदी का एक उद्देश्य यही ना कहा गया, काला धन को बाहर निकालना या खत्म करना। नोटबंदी हमारे देश से 1978 में 10,000, 5,000 और 1,000 के नोट को रातों रात प्रचलन से बाहर कर दिया गया। कब? 1978। 10,000, 5,000 और 1,000 के नोट को बाहर कर दिया गया। 2016 में फिर नोटबंदी की गई, इससे 500 और 1,000 का, ये भी एकाएक हुआ था। 8 नवंबर 8 बजे। दो 2023 में 2,000 का नोट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अब। कुछ पूछना है और इंड करो।